हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट सीयूईटी में, जहाँ पर हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे सीयूईटी की। यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट होगा वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस एक लैंग्वेज इंग्लिश होगी, और एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए एग्रीकल्चर भी होगा। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स पे हमारा फोकस रहेगा ताकि आप और सीयूटी क्रैक करने के लिए यही 5 सब्जेक्ट हमने इसलिए लिए हैं ताकि आप अधिक से अधिक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकें। जो बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं फिजिक्स, या बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं केमिस्ट्री, या बीटेक के फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर आप जाना चाहते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फील्ड में। ठीक है, हम आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये जो कंटेंट तैयार किया है वो उसी बेसिस पे किया है कि जैसे जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल बीएचयू का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक, और बीएचयू का एग्ज़ाम होता था पहले, तो बीएचयू किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस उठाती थी, उस आधार पे हमारे कंटेंट बनाए गए। सिर्फ बीएचयू के नहीं, जितनी भी जो यूनिवर्सिटी थी अपना एग्ज़ाम लेती थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उनका एक वो रहता था कि इस टॉपिक से या इस चैप्टर से इतने नंबर क्वेश्चन बने। हमारी फैसिलिटीज़ ने बहुत मेहनत की है और अभी भी कर ही रही है आपकी कंटेंट, आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और आपसे उम्मीद होगी कि आप भी अपनी तरफ से थोड़ा तो एफर्ट डालेंगे ताकि आप सीयूटी क्रैक कर सकें। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक, और हमारी जो कोर्स होगी वो पेड नहीं होगी, क्योंकि जब पेड होती है तो बहुत से बच्चे जो होते हैं वो फाइनेंशली उसे ले नहीं पाते हैं। फाइनेंशली कंडीशन थोड़ी वीक होती है उनकी, इसके कारण। तो इसीलिए हमने पेड नहीं रखा है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ते रहें, बच्चे जो हैं कुछ नया जानते रहें, क्योंकि ज़िंदगी का असली मज़ा ना, सच बोलो तो जानने में है। अगर आपके पास ज्ञान है ना, तो ज़िंदगी जीने का असली मज़ा आपके पास है। क्या? हाँ, क्योंकि जब आपके पास ज्ञान है ना, तो ज़िंदगी आप जिएंगे तो एक अलग ही मज़े के साथ जिएंगे, आपको और मज़ा आएगा। तो आप जानते रहिए, सीखते रहिए कुछ नया। ठीक है, तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स में जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है उसमें से शुरू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक है हमारा, वैद्युतावेश। ये जो हमारे कंटेंट हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने प्रोवाइड किया है। इसलिए किया है ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हों उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें असुविधा ना हो, वो अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें, और जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो भी बेटर तरीके से अपनी जो स्टडीज़ हैं उन्हें कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। ठीक, तो ये है आपका पहला टॉपिक। तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंसेप्ट प्रोवाइड कराएंगे, और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ करवाएंगे, ताकि आप जब वहाँ जाए एग्ज़ाम देने तो आपको सब कुछ फैमिलियर लगे, सब कुछ अपना लगे। ये कुछ भी ना लगे कि यार ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। नहीं, आप जब जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आपको लगेगा अरे हाँ यार यही तो पढ़ा था, ये सही। ऐसे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप बस हमारे साथ जुड़ रहे। पढ़ाई सच कहा जाए ना, कोई बोझ नहीं, पढ़ाई में मज़ा है, बस उस मज़े को लेने का तरीका मालूम होना चाहिए। हाँ, एक बहुत बेहतरीन टीचर ने कहा है फिज़िक्स को लेके कि फ़िज़िक्स बोरिंग नहीं है। अगर आपको फ़िज़िक्स बोरिंग लगती है तो आपका फ़िज़िक्स का टीचर बोरिंग है। इसी तरह यही नियम हर एक सब्जेक्ट पे लागू होता है कि हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, बस आपको सब्जेक्ट को जीने या पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। चलिए, ज़्यादा बात होगी, अब थोड़ा सा देखते हैं मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पहला टॉपिक, वैद्युतावेश। तो इसमें डिस्कवरी ऑफ थेल्स, एक थेल्स नामक व्यक्ति था जो कि ग्रीस में रहता था अराउंड 600 बीसी में। ठीक है, एम्बर को उसने रब किया था, यानी रगड़ा था सिल्क और वुल में। ठीक है, तब उसने देखा कि वो जो था एम्बर, वो लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगा, अब सोच रहे होंगे भाई एम्बर क्या है, वूल और सिल्क तो थोड़ा बहुत जान रहे होंगे, रेशम या ऊन, लेकिन एम्बर क्या है ना, थोड़ा अजीब व गरीब नाम। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम लोग यूज़ करते थे बचपन में, स्केल लेते थे, बाल में रगड़ते थे और कागज़ के पास ले जाते थे, तो कागज़ को क्या करने लगता था, अट्रैक्ट करने लगता था। कैसे होता था समझिए, जब हम बाल में उसे रब करते थे, जब बाल में हम उसे रब करते थे, तो हर एक चीज़ हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बनी होती है ना, और इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, बांधे होते हैं। तो जब हमने रब किया तो इलेक्ट्रॉन को हीट मिला। इलेक्ट्रॉन मतलब हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उन्हें एनर्जी दो, वो अपने बाहर निकल जाएंगे, कुछ जो उन्हें बॉन्ड रुका हुआ है उससे बाहर निकल जाएंगे। तो वही होता है। तो अगर अगर इलेक्ट्रॉन का आदान या प्रदान हुआ तो चार्ज क्रिएट हो गया।
इलेक्ट्रॉन जो बॉडी देता है उससे पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह देखता नहीं हम लोग स्केल को करते हैं तो जो स्केल होती है थोड़ी आवाज़शीत हो जाती है और वो हल्के पार्टिकल्स मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कागज़ के टुकड़े, पीस ऑफ पेपर जो बड़े होते हैं उनके पास लेते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने लगता है, वही बताया गया है। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट देखिए। अब जैसे स्केल का एग्जांपल दिया तो आपको उससे थोड़ा रिलेट हो पा रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, लोग चार्ज, मान लीजिए आप जा रहे हैं, कोई बंदा पूछ दिया कि भैया बता दो चार्ज है क्या, पूरा चैप्टर मैं बताऊँ व्हाट इज़ चार्ज, ये बता दो। तो चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच फील्स और प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी जो जो चार्ज है वो क्या है, प्रॉपर्टी, एक गुण है, द्रव्य का एक गुण है जो महसूस करता है या उत्पन्न करता है क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब समझे कैसे। फॉर एग्जांपल अभी इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड को भी टच करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या तो उत्पन्न करेगा या तो अनुभव करेगा, वही चार्ज है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे आते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, यानी आंधी के दौरान बिजली कड़कना। जब जैसे आंधी तूफान आता है आप देखे होंगे कि उसमें बिजली कड़कती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो चार्ज होते हैं आपस में टकराते हैं। तो नहीं देखते हैं जब जब दो चार्जेस टकराते हैं तो चिंगारें करती है इसी तरह। तो वहाँ पर तो आंधी दौरान दौरान बिजली कटना। सीइंग स्पार्क ऑन हेयरिंग क्रैकल ड्यूरिंग टेक ऑफ और सिंथेटिक क्लॉथ्स और स्वेटर और पॉलिस्टर लेडी साड़ी। अच्छा, जब हम पॉलिस्टर की साड़ी, जब पॉलिस्टर की साड़ी उतारी जाती है या लेडीज़ साड़ी पहनती हैं तो उसमें चट चट की आवाज़ आती है। इसलिए आती है क्योंकि वो आपस में क्या होते हैं, आपस में रब करते हैं, और रब भी एक चार्जिंग का मेथड है। अभी हम बताएंगे चार्जिंग के मेथड में, तो रब भी एक चार्जिंग का मेथड है। तो वो चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने पे सिंपल से बात है, तो ये सब चार्ज की क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब देखिए एकदम आसान से इस डायग्राम को, बहुत बेहतरीन डायग्राम है और बहुत कुछ क्लियर कर देगा आसानी से। जैसे एम्बर है, एम्बर था ऊपर, एम्बर की जगह यहाँ पे ग्लास ले लीजिए। तो यहाँ ग्लास है और सिल्क है, ग्लास को और सिल्क को, ठीक है, हमने रब कर दिया। ठीक है, ग्लास को और सिल्क को हमने रब कर दिया। अब जब रब कर दिया तो देखिए यहाँ लिखा है आफ्टर रबिंग, हमने उसे रब कर दिया है, और रब करने के बाद इस पर पॉजिटिवली चार्ज आ गया है और इस पर नेगेटिवली चार्ज आ गया है। इस पर पॉजिटिवली चार्ज आ गया है, उस पर नेगेटिवली चार्ज आ गया। अब समझें, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वहाँ पर मास की कमी भी होगी, और जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ पर मास की अधिकता भी होगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन के पास भले 9.1 × 10⁻³ kg मास हो, लेकिन कुछ तो है ना, मैं कहता हूँ बहुत कम है, बट कुछ तो है ना। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास की रॉड में से गए होंगे सिल्क में, तब इस पर पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो गया, और जब इसमें आए हैं तो इस पर नेगेटिवली चार्ज क्रिएट हो गया। ये मैंने शुरुआत में बताया था, और अब इसे पढ़े भी होंगे 12th में। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो ये इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो गया और नेगेटिवली चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, और जब शुरुआत में थे तब इन पे कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, ये चार्जिंग का एक मेथड है ये रहा। आगे हम और भी 2 मेथड बताएंगे, और भी मेथड से उन पर भी जिक्र करेंगे। जैसे अब देखते हैं आगे, ग्लास रॉड को आपने वुल और सिल्क पे रखना। ठीक है, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को आपने वुल और सिल्क पर रगड़ा, तो जो ग्लास रॉड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो वुल और सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि भैया वुल पे पॉजिटिवली चार्ज काहे नहीं आया, ग्लास रॉड पे नेगेटिवली चार्ज काहे नहीं आया। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वुल पर आप पॉजिटिवली चार्ज है और ग्लास रॉड पे नेगेटिवली चार्ज है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों, जैसे होता है ना कि कोई चीज़ आप रब कर रहे हो, ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़, जैसे खाने वाली चीज़ ले ली, तो कोई चीज़ हम ठोस अवस्था में खाते हैं, कोई चीज़ द्रव अवस्था में। जैसे पानी, लिक्विड, पानी को हम पीते हैं अधिकांश, या आइसक्रीम के रूप में खाते हैं कैसे। ठीक है, या आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ज़्यादा आसान होगा कि जैसे जैसे कोई चीज़ आपको गर्म चीज़ खाने में अच्छी लगती है, कोई चीज़ ठंडी। फॉर एग्जांपल मैगी आप गर्म खाने में आपको अच्छी लगती होगी, जबकि आइसक्रीम गर्म खाते हैं नहीं, आइसक्रीम ठंडी खाने में अच्छी लगती है। जस्ट उसी तरह है, जैसे ग्लास रॉड है और वोल्क है, ये दोनों आपस में ना देखिए रिफरेंस में बताया गया। जो ग्लास रॉड और वोल्क है ये आपस में रेस्पेक्टिव भी हैं,
कैसे? ये जैसे भी ग्लास रॉड और वुल है, तो ग्लास और रॉड को और वुल को सब्जेक्ट करेंगे तो ग्लास रॉड ऑलवेज पॉजिटिव होगी और वुल और सिल्क ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज होंगे। उसी तरह कैट स्किन जो होगा, कैट स्किन को जब आप इबोनाइट की रॉड पर रगड़ेंगे तो कैट स्किन ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज होगा और इबोनाइट की रॉड ऑलवेज जो होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी। इसी तरह जब आप वुल और एम्बर को रगेंगे तो वुल जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और एम्बर जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। इसी चीज़ का जिक्र मैंने किया था कि आप जो दो चीज़ों को रगड़ रहे हैं वो आपस में क्या है, रिलेटिव या रेस्पेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है, आपस में रिलेटिव मतलब आप किसके सापेक्ष ले रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव है ये दोनों, आप किसके सापेक्ष, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने, ध्यान रखिए, जब मैंने ग्लास रॉड को लिया था वुल और सिल्क के सापेक्ष तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हुई, वुल और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हुआ, ठीक है। लेकिन जब मैंने वुल और एम्बर को लिया तो वुल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ और एम्बर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हुआ, ठीक है। तो आप किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए आपको ना हमारे साथ पढ़ते रहना है, बस आप पढ़ते रहिए हमारे साथ जुड़े रहिए और जैसे जैसे हम कराते हैं आप करते रहिए, आप सीयूटी क्रैक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में जो पहला पॉइंट है वो एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर यानी योगात्मक प्रकृति हिंदी में कहा जाए तो जैसे Q टोटल जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 ऐसे होता है, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत सिंपल है, हर एक चीज़ तो ऐसे ही जुड़ती है, पाँच कैसे होता है, एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक, मतलब पाँच बार आया एक एक हो गया पाँच, इसी तरह होता है। तो आपने इसमें क्या नया बता दिया भैया, आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि बहुत सी चीज़ों का कैसा वेक्टर सम भी होता है, तो वहाँ पर वेक्टरली ऐड होता है। अब ध्यान दो, क्या यहाँ पर वेक्टर का जिक्र है? नहीं, यहाँ पर हम कैसे ऐड करें, सीधे कैसे ऐड करें, स्केलरली फॉर्म में यानी स्केलर फॉर्म में, तो वही चीज़ें हैं यानी अदिश के रूप में, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ नया सिखाया, समझे? मतलब हमेशा कुछ नया जानने में मज़ा आता है अलग ही, ठीक है। क्वांटाइज्ड नेचर यानी क्वांटिकरण प्रकृति यह जब आप उसमें होंगे ट्वेल्थ में तो आपने इसी टॉपिक को पढ़ने में, मतलब क्वांटिकरण मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने आधे घंटे लगा दिए होंगे ना, क्योंकि उस समय तो पहली बार ट्वेल्थ था, मतलब ट्वेल्थ में 11th से आएंगे, कहा कि भाई 11th में मन लगा के पढ़ा नहीं, ट्वेल्थ में पढ़ना है, ट्वेल्थ में पढ़ना, और यही चैप्टर को आपने चार चार बुक से पढ़ लिया होगा ना, चार चार बुक से एक ही टॉपिक को तीन तीन चार चार बार, बल्कि लिखा भी होगा पाँच पाँच बार एक ही टॉपिक को, क्योंकि उसमें जोश था। भले ट्वेल्थ के लास्ट में आते आते बस भाई बस एक ही बार लिखना है, वो हो गया होगा, ठीक है, वो सबके साथ होता है। तो क्वांटाइज्ड नेचर बोला गया, तो क्वांटाइज्ड नेचर में जैसे बोला गया है कि क्यू इज इक्वल टू प्लस, तो जो बी है वो है क्वांटाइज्ड नेचर, ठीक है, क्वांटीकरण प्रकृति। तो क्वांटीकरण प्रकृति को देखिए ऐसा समझ सकते हैं, जैसे चार्ज है तो उसको हम आधा, डेढ़, पौने डेढ़, अरे पौने दो ऐसे करके नहीं ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब चीनी लेने जाते हैं तो चीनी को 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 200 ग्राम भी ले सकते हैं, 300 ग्राम भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप नेल पॉलिश लेना चाहते हैं तो ये डिब्बा लेके थोड़ी जाते हैं कि अपने घर से कि भैया इसमें 2 बूंद गिरा देना, भैया इसमें 3 बूंद गिरा देना, भैया इसमें 4 बूंद गिरा देना, नहीं। उसमें क्या करते हैं आप एक फिक्स लेते हैं, मतलब एक लेंगे नेल पॉलिश का सीसी, 2 लेंगे, 3 लेंगे, ये नहीं होता कि डेढ़ लेंगे, पौने 2 लेंगे, पौने 3 लेंगे, ये सब सिस्टम वहाँ नहीं चलता, यानी फिक्स्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, मतलब आप जो संख्या होगी वो एक पैमाने पर होगी, फिक्स्ड पैमाने पर होगी। तो इसी तरह जैसे एक ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, उस तरह। तो जैसे यहाँ पर बोला है क्वांटाइज्ड नेचर, तो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, क्यू इज इक्वल टू एनी, यहाँ पे n नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और e इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ठीक है, और e इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ठीक है। और यहीं पर n की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 1 2 3 जो ऊपर यहाँ रखा है 1 2 3 रख सकते हो, ठीक है। और जब आप n की वैल्यू 1 2 3 करके रखोगे तो आएगा q इज इक्वल टू प्लस सी माइनस सी, चार्ज जो होता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी
आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो, मतलब एक विलगित निकाय के लिए जो एक सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग, यानी एक अकेला। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। एक अकेले सिस्टम के लिए जो कुल आवेश होगा वो संरक्षित होगा, मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे में बदला जा सकता है। उसी तरह ऊर्जा का भी नियम, उसी तरह चार्ज का भी नियम है कि चार्ज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। यही चार्ज लॉ, यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जो यहाँ लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, क्यू नेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वही चीज़ समझाया कि विलगित निकाय के लिए जो क्यू नेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अब देख लेते हैं कि भैया सर ने बोल तो दिया, थोड़ा एग्जाम्पल दिखाइए, तो लीजिए देख लीजिए, आप ही के लिए हैं हम। तो बिफोर रबिंग चार्जिंग ऑन ग्लास इज इक्वल टू चार्ज ऑन सिल्क इज इक्वल टू जीरो। इससे पहले जो हमने देखा था कि जो ग्लास को हमने किस पे, सिल्क पर रब किया था ना, या वूल पर, ग्लास को हमने सिल्क या वूल पर रब किया था, तो वही चीज़ है इसमें। तो जब ग्लास को हमने ग्लास को और सिल्क को आपस में रगड़ने से पहले, बिफोर रबिंग, ठीक है, बिफोर, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे बिफोर रबिंग, रब करने से पहले, जब ग्लास और सिल्क को रब करने से पहले ग्लास पर भी जो चार्ज था वो जीरो था, और सिल्क पर भी जो चार्ज था वो जीरो था, दोनों पर बराबर बराबर यानी जीरो था। आफ्टर रबिंग चार्ज ऑन ग्लास, ग्लास मतलब रगड़ने के बाद, यानी आफ्टर रबिंग, ठीक है, रगड़ने के बाद क्या हुआ, रगड़ने के बाद हुआ ये कि जो ग्लास पर चार्ज था, जो ग्लास पर चार्ज था उस पर, ग्लास पर चार्ज प्लस एनी हो गया, और जितना इस पर बढ़ा उतना ही सिल्क पर कम हो गया चार्ज, मतलब नेगेटिवली चार्ज जनरेट हो गया, कह सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब पॉजिटिवली चार्ज जितना इस पर क्रिएट हुआ उतनी ही मात्रा में नेगेटिवली चार्ज उतना क्रिएट हो गया, ताकि इन दोनों का जो टोटल सम हो वो क्या हो जाए, नेट जीरो हो जाए। ये क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। यानी जो टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो अभी भी क्या है, जीरो है, ठीक है। ये क्रिएट कर रहा है ये। आगे देखते हैं, इसी तरह एग्जांपल है ये यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, ये नाभिकीय संलयन या विखंडन में आप पढ़ेंगे आगे, या था आपके 12th के सिलेबस में शायद है, तो ठीक है। तो 12th के सिलेबस में है ये नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में, ठीक है। तो यूरेनियम पे जब न्यूट्रॉन की बमबारी की आपने, जो क्या हुआ, एक बेरियम बना और एक क्रिप्टॉन बना, ठीक है। बेरियम पर बेरियम 56 141 और क्रिप्टॉन 36 92 जनरेट हुआ, ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन निकले, ठीक है। तो अब देखिए, तो इससे क्या हुआ, ये अब आप जब देखेंगे जो चार्ज है, चार्ज क्या होता है, Z इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई होता है। हाँ, यानी जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो थे 92, अब यहाँ पर भी अब जोड़ लें 56 प्लस 36 जो होता है वो होता है 92, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी भी बैलेंस है, यानी चार्ज की संख्या अभी भी बैलेंस है। यही आपको बता रहा है ये इक्वेशन भी, जिसमें यहाँ जो 56 है इसका, यहाँ जो इसका 36 है, वो नेट जोड़ने पे आएगा कितना, 92, यही बता रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे है चार्ज इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मोशन। हाँ, ठीक है, जो चार्ज है वो मोशन से अफेक्ट नहीं होता है, जबकि जो मास है वो मोशन से अफेक्ट होता है। यानी अब इसे समझते हैं, जैसे कोई चीज़ गति कर रही है, ठीक है, अगर जैसे इससे एक बहुत, मतलब इस पर एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है रिलेटिविटी कंसेप्ट, मैं उसकी थोड़ी सी झलक यहाँ आपको बताना चाहूँगा। जैसे जब कोई बॉडी जो है वो लाइट की स्पीड से दौड़ रही है या लाइट की स्पीड से चल रही है, तो वो जो है वो क्या होने लगता है, उसके लिए टाइम जो होता है वो धीरे धीरे चलने लगता है ना। ये होता है, मतलब जो मोशन से टाइम यहाँ अफेक्ट हो रहा है, कि टाइम भी क्या हो गया, रिलेटिव है। उसी तरह मोशन से मास भी अफेक्ट है, कि अगर आप मोशन करेंगे तो आपका मास भी कम या बेसी कम या अधिक हो सकता है। बट चार्ज पे ऐसा कोई नियम नहीं है, आप चाहे किसी भी गति के चार्ज से चल रहे हो, मतलब किसी भी गति से आप किसी भी चार्ज से चल रहे हो, ठीक है, चाहे आप लाइट की स्पीड से क्यों ना चल रहे हो, लेकिन चार्ज जो होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी चार्ज पर कोई भी बदलाव, चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा। जो मास का एक इक्वेशन भी ये है कि m इज इक्वल टू m नॉट
अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, यह इसका इक्वेशन है, ठीक है, सी स्क्वायर ये इसका इक्वेशन है जिससे मास अफेक्ट होता है। इसका ये हायर क्लासेस का है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तब भी मैंने बता दिया आपको, मतलब थोड़ा सा रूबरू कराने के लिए, इसलिए हटा दिया। नहीं तो यहाँ कंटेंट में वो होता जरूर। ई चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल सी बात है, इससे पहले ही मैंने ये बता दिया था आपको, चार्ज स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर देखिए हमने इसे स्केलर की तरह जोड़ा था, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है स्केलर में, और वहाँ बोला भी था मैंने। अब आता है यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज पर जो यूनिट चार्ज का जो मात्रक यूनिट है वो एसआई में क्या है, कूलम है। सीजीएस में क्या है, स्टेट कूलम या ईएसयू बोलते हैं, स्टेट कूलम को ही ईएसयू बोलते हैं। और 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं, ईएसयू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सब जो आते हैं ना कि जो यूनिट से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने का, ये सब आप हमेशा याद रखा करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ना उलझाने के लिए ज़रूर देता है। और अगर आपको ये मालूम ही नहीं कि 1 कूलम में 3 × 10⁹ वो होते हैं